बच्चों, मैं गोपाल सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स, और क्लास 11 फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर आप सभी को पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सदिश विश्लेषण, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, क्लास नंबर 2। और आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में सदिशों का योग। क्या देखेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स की अगर हम बात करें, सदिशों के योग की बात करें, तो सदिशों के योग के कुछ नियम होते हैं जो सदिश पढ़ने के लिए, सदिश को समझने के लिए हमको बहुत जरूरी है उन नियमों के बारे में जानना कि किस प्रकार से हम सदिशों को क्या करते हैं, उनका संयोजन कर सकते हैं, उन सदिशों का क्या कर सकते हैं बेटा, योग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं कि इस सदिश विश्लेषण का एक जो वीडियो लेक्चर है हम अपलोड कर चुके हैं पहले ही। अब ये हमारा क्लास नंबर 2 है। मैंने बताया आज का टॉपिक आपको, आज हम सदिशों के योग के बारे में देखेंगे। सदिशों के योग के कुछ नियम हैं, उन नियमों को जानना आप सभी को बहुत जरूरी है ताकि आप सदिश को बहुत अच्छे से समझ सके। तो आज के लेक्चर नंबर 2 में, आज का ये जो क्लास नंबर 2 है वहां मैं दो नियमों को लेकर चल रहा हूं। एक है सदिश योग का त्रिभुज नियम और एक है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए भी, और जो हमारे क्लास में एग्जाम्स होते हैं, जो हमारे स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, जो लोकल एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी मेडिकल या इंजीनियरिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोनों टॉपिक को जानना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बेस है, सदिश सीखने का बेस है। ये अगर आपको मालूम रहेगा तभी आप सदिश के बाकी जो क्वेश्चन आंसर है, बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो डेरिवेशंस है, वो सारे कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सदिश का योग। तो आज के क्लास में मैं केवल दो नियमों को लेकर चल रहा हूं। इसके बाद जो लेक्चर नंबर 3 रहेगा वहां हम कुछ और नियम जो है सदिश योग के उसको लेकर चलेंगे। तो आज के क्लास के लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जो दो नियम लेके चले हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप सभी बच्चों से बोलना चाहूंगा कि अभी तक जो भी बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, जो आपके साथ पढ़ते हैं उन सभी के साथ में, और सभी को इस YouTube चैनल के बारे में बताइए। अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब करते जाएंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अब बहुत ही जल्द हम क्लास 9th और क्लास 10th के भी जो NCERT हिंदी मीडियम के सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स हमारे YouTube चैनल पर हम अपलोड करने वाले हैं। खासकर जो साइंस में फिजिक्स पोर्शन है, केमिस्ट्री पोर्शन है, बायोलॉजी पोर्शन है, वो तीनों की तीनों रहेंगे। और मैथ्स का पूरा सिलेबस जो NCERT हिंदी मीडियम का सिलेबस है वो भी हम अपलोड करने वाले हैं। तो क्लास 11 फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास 11 फिजिक्स, ताकि आपको आगे की फिजिक्स समझ में आए। ये और हमारा भी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वही चल रहा है, ये बेसिक चीजें हैं, इसको सीखना बेटा आप सभी को बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है उनसे मैं बोल देता हूं, एक बार फिर आप पहला लेक्चर स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ये वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं सदिशों का योग कैसे किया जाता है। चलिए, तो हमारा टॉपिक है, आज हम देखने वाले हैं बेटा सदिशों का योग। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, संयोजन भी बोलते हैं। ठीक है, संयोजन, संयोजन का मतलब भी होता है बेटा जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, सदिशों का योग या सदिशों का संयोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये आज हम देखने वाले हैं। तो देखो, कभी भी जब भी किन्हीं दो सदिशों को जोड़ा जाता है, ठीक है, दो सदिशों को क्या किया जाता है, बोलता है बेटा जोड़ा जाता है। जैसे कोई भी है, कोई भी दो सदिश हम लेके चलते हैं, ठीक है, वेक्टर ए है और एक दूसरा सदिश वेक्टर बी है, इन दोनों को योग किया जाए और जो इसका योगफल है वो अगर वेक्टर आर आता है, क्या आता है, बोलता है बेटा इसका योगफल तीसरा सदिश वेक्टर आर के बराबर होता है।
दो सदिश हमने वेक्टर ए प्लस क्या लिया वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। ठीक है, तो अगर इन दोनों सदिशों का योगफल या इन दोनों का जो सम है वो आर के बराबर आता है, तो हम इन दोनों सदिशों की जो सम है वेक्टर आर उसको बोलते हैं बेटा परिणामी सदिश। क्या बोलते हैं इसको हम? परिणामी सदिश बोलते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर बोला जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। अगर दो सदिशों का योग कोई तीसरा सदिश है, उसको हमने यहां वेक्टर आर नाम दे दिया, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, परिणामी सदिश कहते हैं। बोलता है अकेले आर का जो प्रभाव होता है इस स्थिति में, ये जो आर का जो प्रभाव होता है या इसका जो इफेक्ट होता है, बोलता है बेटा वो वेक्टर ए मतलब सदिश ए और सदिश बी के प्रभाव के बराबर होता है। इन दोनों के प्रभावों के योग के क्या होता है? बोलता है बराबर होता है। इसलिए वेक्टर आर को परिणामी सदिश बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक था यही था बेटा, परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर। दो सदिशों का योग अगर किसी तीसरे सदिश के द्वारा क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है या दिखाया जाता है, तो जो उनका योग रहता है उसे हम उसका परिणामी सदिश कहते हैं। और ये परिणामी सदिश आर का जो प्रभाव होता है वेक्टर ए और बी के प्रभाव के बराबर होता है। उनके प्रभाव या इफेक्ट की जो योगफल रहता है उसकी क्या होता है? बोलता है बराबर होता है। ठीक है, ये तो परिणामी सदिश याद रखना, रिजल्टेंट वेक्टर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो दो शब्द बहुत ज्यादा यूज होते हैं बेटा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। एक शब्द होता है बेटा परिणामी, परिणामी, परिणामी मतलब जब किसी दो को सम किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उनका जो वैल्यू आता है वो होता है रिजल्टेंट। क्या होता है बेटा? रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट होता है, परिणामी। ठीक है, ये रिजल्ट से रिजल्टेंट बनता है, परिणाम से परिणामी बनता है। और एक वर्ड और बहुत ज्यादा आप यूज करेंगे बेटा, परिमाण। परिमाण मतलब होता है बेटा उसका मैग्नीट्यूड, जो उसकी वैल्यू होती है, किसी भी पदार्थ की जो वैल्यू होती है वो उसका परिमाण कहलाती है, उसका मैग्नीट्यूड कहलाती है। तो कभी भी इन दोनों शब्दों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एक परिणामी और एक परिमाण। ओके, तो चलिए ये चीज आपको क्लियर हुई। दो सदिशों का योगफल अगर किसी तीसरे सदिश के बराबर हो और तीसरे सदिश का जो प्रभाव है उन दोनों सदिश के प्रभावों के बराबर हो, तो हम तीसरे सदिश वेक्टर आर को परिणामी सदिश कहते हैं। वो दो सदिशों के योग के क्या है? बराबर है। ओके, अब हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा नियम है बेटा वो है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। क्या बोलते हैं? सबसे पहला जो योग का नियम होता है वो नियम होता है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। ओके, यहीं से सदिश के संयोजन की शुरुआत होती है, सदिशों को जो योग है उसकी शुरुआत होती है बेटा, ये पहला नियम है। और इसी नियम से ही बाकी सारे के सारे नियम बनते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप फिजिक्स की बात करें, चाहे आप मैथ्स की बात करें, अगर आप मैथ्स की स्टूडेंट है तो ये तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको दोनों में पढ़ना है। आप क्लास 11 क्लास 12 फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और मैथ्स में भी पढ़ेंगे, तो दोनों दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सदिश के योग का जो त्रिभुज नियम है वो आपको जानना जरूरी है। तो देखते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या बोलता है। बोलता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश के योग के त्रिभुज नियम के अनुसार यदि दो सदिशों को, दो वेक्टर्स को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाए, बोलता है दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, ठीक है, एक के बाद दूसरी भुजा, वो क्रमागत भुजा कहलाती है। तो यहां यही चीज बताता है बेटा कि यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाए तो उनका योग या परिणामी, तो उन दोनों सदिशों का योग या परिणामी सदिश उस त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा से क्या होता है, बोलता है निरूपित होता है। कैसे? इधर देखिएगा, हम डायग्राम से आपको समझाते हैं बेटा। हम दो सदिश लेते हैं, एक सदिश हमारे पास में वेक्टर ए है और त्रिभुज की दूसरी भुजा के लिए हम दूसरा सदिश लेते हैं बेटा। दूसरा सदिश हमारे पास में क्या है, वेक्टर बी है। तो इन दोनों सदिशों का जो परिणामी होगा, बोलता है कैसे परिणामी होगा, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है। इसको अगर हम दोनों भुजाओं को कुछ नाम दे दें, चलिए इसको हम ओपी नाम दे देते हैं। किसको ओपी नाम देते हैं?
वेक्टर ए को, और ये पी क्यू नाम दे देते हैं किसको, वेक्टर बी को। तो इन दोनों का जो परिणामी है, दो सदिश, फिर से सुनिएगा, यदि दो सदिश को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजा क्रम से है, एक ही क्रम में है, एक ही दिशा में है, ओ पी और पी क्यू, ठीक है। यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाए तो उनका योग या परिणामी, इन दोनों का जो परिणामी है वह त्रिभुज की विपरीत क्रम में बोलता है। विपरीत मतलब उल्टे क्रम में। ये त्रिभुज की तीसरी भुजा हो जाएगी बेटा, ये क्या हो जाएगी, त्रिभुज की तीसरी भुजा हो जाएगी, ओ क्यू। कैसे लेना है, उल्टे क्रम में। ओ से पी जा रहे हैं, पी से क्यू जा रहे हैं, तो उल्टा क्रम क्या होगा, ओ से क्यू, क्योंकि हमको आना चाहिए था क्यू से ओ। ध्यान से सुनिएगा बात, कहां से आना था बेटा, हमको क्यू से ओ आना था, मगर हमको विपरीत क्रम में लेना है तो हमको ओ क्यू के डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। ये विपरीत क्रम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, विपरीत क्रम कहलाएगा। तो ये जो तीसरी भुजा है वो परिणामी को दर्शाएगी, बोलता है। अभी मैंने परिणामी बताया, परिणामी क्या होता है, वेक्टर आर, ये वेक्टर ए प्लस क्या हो जाएगी बेटा, वेक्टर बी, विपरीत क्रम में। तो उनका योग या परिणामी सदिश उस त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा से क्या होता है, निरूपित होता है। तो इस प्रकार से आप सदिशों के योग का त्रिभुज नियम आसानी से समझ सकते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये छोड़ना नहीं है। ये जो सदिश योग का त्रिभुज नियम है ना, वो बोल सकते हैं वो हथियार है जिससे आप क्या करते हैं, सदिश के जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उन सारे प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से, मैंने दो सदिश लिया बेटा, एक सदिश वेक्टर ए, एक सदिश वेक्टर बी। इन दोनों सदिशों को मैंने, दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से, ठीक है, दो क्रमागत भुजाओं से दर्शाया, ठीक है, दो क्रमागत भुजाओं से दर्शा दिया। एक भुजा ओपी, दूसरी भुजा पी क्यू। तो इन दोनों सदिशों का योग या परिणामी वो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है, बोलता है। तो क्रम विपरीत होना मतलब हम ओ से गए पी, पी से कहां गए बेटा, क्यू। जाना कहां था, क्यू से ओ, मगर विपरीत क्रम बोला तो हमने ओ से क्यू किया, क्यू से ओ ना जाकर ओ से क्यू किया। ये तीर का निशान बनाया, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। ये होता है सदिश योग का त्रिभुज नियम। याद रहेगा आप सभी को, सदिश योग का त्रिभुज नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है बेटा सदिश योग का त्रिभुज नियम, ठीक है। एग्जाम में आता है, जरूर आता है, और अगर एग्जाम को छोड़कर अगर बात करें तो बहुत ही जरूरी है, इसके बगैर आप सदिश नहीं पढ़ सकते, इसलिए याद रखना, ठीक है। फिर से एक बार सुनिएगा, सदिश योग का त्रिभुज नियम बोलता है, यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से परिमाण और दिशा में निरूपित किया जाए तो उन दोनों सदिशों का परिणामी वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो परिणामी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, और डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ओके, ये हो गया सदिश योग का त्रिभुज नियम। आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में। अब हम यहां देखेंगे बेटा सदिशों की योग का समांतर चतुर्भुज नियम। अब त्रिभुज नियम देख लिए, अब समांतर चतुर्भुज नियम की बारी है। ये हमारा दूसरा नियम है, ठीक है। आज की क्लास में मैंने बता दिया था, मैं केवल दो ही नियमों के बारे में आपको बताने वाला हूं। एक सदिश योग का त्रिभुज नियम हो चुका है, अब हम बात करते हैं सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, किसी भी बोर्ड, हिंदी मीडियम बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, चाहे आप सीजी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, आप यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, ठीक है, झारखंड बोर्ड के हो, कोई भी हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम किसे कहते हैं। अब इसके बाद में हमको इसके परिणामी और इसकी दिशा के लिए क्या निकालने बोलता है, जो सूत्र है वो निकालने बोलता है, जो व्यंजक बनता है वो निगमन करने बोलता है। तो व्यंजक निगमन करने से पहले हम देखेंगे सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। तो चलिए देखते हैं बेटा सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम बोलता है, यदि दो निश्चित सदिशों को, दो सदिश फिर से लेंगे, कितने सदिश बोलता है, दो निश्चित सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जाए, बोलता है। परिमाण और किसमें, दिशा में क्या किया जाए बोलता है बेटा, निरूपित किया जाए। दो सदिश देखेंगे, दो निश्चित सदिशों को समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, बोलता है। तो ये वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है,
भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जाए तो उनका परिणामी सदिश उस विकर्ण से निरूपित होता है जो उन भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है बोलता है। तो इनका परिणामी जो सदिश होगा, एक मिनट फिर से देखिएगा बेटा, ये ठीक है, इनका क्या बोलता है, परिणामी सदिश। ठीक है, इनका परिणामी सदिश। इनका परिणामी सदिश ये जो है इनका परिणामी सदिश बोलता है। ये क्या हो गया बेटा, वेक्टर ए हो गया, और ये क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। इनका परिणामी सदिश ये समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा दर्शा दिए हैं। तो इनका जो परिणामी सदिश होता है, ठीक है, परिणामी सदिश उस विकर्ण से निरूपित होता है जो उन भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है बोलता है। तो इन भुजाओं का कटान बिंदु ये जहां दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है बेटा, इधर ये विकर्ण बन रहा है। समांतर चतुर्भुज का क्या बन रहा है बेटा, ये विकर्ण बन रहा है। ठीक है, मैं ये भुजा को थोड़ा सा और ऐसे लेके आ जाता हूं, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये विकर्ण जो है इनके परिणामी को दिखाता है। विकर्ण, विकर्ण r इजिकल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। r इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर a प्लस b। और देखिए इधर ये OP, विकर्ण को नाम दे देते हैं बेटा Q, और ये नाम दे देते हैं हम S। ठीक है, फिर से एक बार सुनिएगा, यदि दो निश्चित सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जाए बोलता है। दो आसन्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी द्वारा दिखा दिए, ठीक है, परिणाम और दिशा में निरूपित किया जाए तो उनका जो परिणामी है, इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश उस विकर्ण से निरूपित होता है। विकर्ण कौन सा बनाए, OQ, जो इन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। तो भुजा OP और OS का कटान बिंदु क्या है बेटा, O है। OP और OS का कटान बिंदु क्या है, O है। O से जो विकर्ण जा रहा है वो विकर्ण क्या हुआ, OQ। OQ किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है उन परिणामी सदिश को। किसको, उनके परिणामी सदिश को उस विकर्ण से निरूपित होता है जो उन भुजाओं को कटान बिंदु से होकर गुजरता है। तो r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस b। अब देखेंगे समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है बेटा, बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a हो जाएगा। तो अगर सदिश योग का त्रिभुज नियम देखें आप, त्रिभुज OPQ में, कहा देखेंगे सदिश योग का त्रिभुज नियम वेक्टर OPQ में, तब भी आपको जो तीसरी भुजा है त्रिभुज की OPQ, देखिए सदिश योग का त्रिभुज नियम OPQ में, तो तीसरी भुजा OQ है, विपरीत दिशा में दिखाई दे रही, और परिणामी r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस b से डिनोट किया जा रहा है। तो ये होता है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यदि दो निश्चित सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा, ये दो निश्चित सदिश थे वेक्टर a और वेक्टर b, आसन्न भुजाओं के द्वारा क्या किया गया बोलता है, प्रदर्शित किया गया, तो उनका परिणामी सदिश उस विकर्ण से निरूपित होता है बोलता है। परिणामी सदिश के लिए हमने विकर्ण बनाया जो उन भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। तो इन दोनों भुजाओं का कटान बिंदु ये क्या है बेटा, O को क्या बोला गया है, यहाँ कटान बिंदु बोला गया है। ठीक है, कटान बिंदु से होकर कौन जाता है, विकर्ण। तो विकर्ण जो है वो परिणामी को प्रदर्शित करता है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस b। ओके, तो ये होता है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। और यहां हमको विकर्ण परिणामी के रूप में मिला बेटा वेक्टर r इज इक्वल टू क्या मिलता है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ओके, तो ये सदिश योग का कौन सा नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। अब ये तो नियम आपको लिखना है, ये नियम आपने लिख दिया। अब आपको काम करना है बेटा, यहां क्या निकालना है, परिणामी सदिश के लिए गणितीय सूत्र क्या निकालना है बोलता है, परिणामी सदिश के लिए गणितीय सूत्र निकालना है बोलता है। परिणामी सदिश के लिए हमको गणितीय सूत्र निकालना है। ठीक है, तो परिणामी सदिश क्या होता है बेटा, r। परिणामी सदिश क्या होता है, r। हमको r क्या वैल्यू निकालना है, तो r की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, r की। तो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो, फिर से हम एक बार
आ जाते हैं, डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा हमको? डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाएंगे हम किसके लिए? समांतर चतुर्भुज के लिए। किसके लिए बनाएंगे बेटा? समांतर चतुर्भुज के लिए। तो चलिए हम फिर से एक, ठीक है, हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं यहाँ। ये बेटा एक समांतर चतुर्भुज बना लिए। ये वही डायग्राम है जो मैंने अभी बनाया था, OPQS। समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ठीक है। तो ये भुजा भी क्या हो जाती है बेटा? वेक्टर बी हो जाती है। ये भुजा क्या हो जाती है? वेक्टर बी हो जाती है। और ये भुजा क्या हो जाती है? वेक्टर ए हो जाती है, ठीक है। अब विकर्ण, ये विकर्ण OQ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर R इजिकल टू, ये दिखा रहा है बेटा विकर्ण वेक्टर R इजिकल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। वेक्टर R इजिकल टू क्या दिखाई दे रहा है? वेक्टर A प्लस B। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, दोनों सदिशों के मध्य कोण क्या मान के चलते हैं बेटा? थीटा है। क्या मान के चलते हैं? कोण थीटा है। ओके, अब देखिए ये दो सदिश वेक्टर A वेक्टर B दोनों के मध्य कोण थीटा, परिणामी क्या है बेटा? वेक्टर R। अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना रहता है, OP को बढ़ाओ बोलते हैं। OP को क्या करना है बोलता है बेटा? बढ़ाइए बोलते हैं। कहां तक बढ़ाओ बोलता है? OP को, ये जो OP है उसको इंक्रीज करो बोलता है, ठीक है। और इधर से Q से क्या करो बोलता है? लंब डालिए बोलता है। Q से क्या करो बोलता है बेटा? लंब डालो बोलता है, ठीक है। OP को इंक्रीज करो और Q से लंब, ये Q से T लंब डालो बोलता है। Q से क्या करो? T लंब डालो, ये 90 डिग्री, ठीक है। T लंब डाले बोलता है। और P को कहां तक बढ़ा दिए बोलता है? T तक बढ़ा दिए। तो देखिए ये कोण थीटा है, तो समांतर चतुर्भुज के कारण से ये कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्यों? कैसे कोण है बेटा? संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण है। तो ये डायग्राम बनाना आपको सबसे पहले जरूरी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने क्या किया? एक समांतर चतुर्भुज बनाया OPQS। समांतर चतुर्भुज क्या बनाया बेटा? OPQS समांतर चतुर्भुज बनाया। अब इस समांतर चतुर्भुज OPQS कि कौन सी भुजा को? OP भुजा को वेक्टर A बोला और OS भुजा को वेक्टर B बोला। दो आसन्न भुजाएं, परिणामी वेक्टर R विकर्ण द्वारा निरूपित हो रही है। विकर्ण वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस B। ओके, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये वेक्टर B है तो इसको भी वेक्टर B बना दिए और SQ को हमने वेक्टर A ले लिया क्योंकि OP वेक्टर A है। अब OP भुजा को आगे बढ़ाया T तक और QT लंब डाल दिए किस पर? PT पर। किस पर बेटा? PT पर। P को T तक बढ़ाया था और QT लंब डाल दिया PT पर। ओके, अब हम आगे देखेंगे बेटा इसमें किस तरीके से हम व्यंजक निकालते हैं। चलिए, व्यंजक निकालने के लिए बहुत ही अच्छा हमारे पास में तरीका है। व्यंजक निकालने से पहले आप थोड़ी सी भुजाओं के बारे में जान जाइए, ठीक है। कौन कौन सी भुजा है, क्या क्या हम उनको नाम देते हैं, थोड़ा सा आप देख लेंगे बेटा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए OP भुजा, ये मॉड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू A, पहला भुजा हमारे पास, ठीक है। OP भुजा वेक्टर A, मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू A, ठीक है। अब OP भुजा आ गया और कौन सी भुजा का मान मालूम है हमको? भुजा OS का मान मालूम है। किसका मान मालूम है बेटा? OS का। ये है वेक्टर B इज इक्वल टू B, ठीक है। सदिश का मापांक सदिश के परिमाण के बराबर होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट क्लास में बता दिया था। और विकर्ण बेटा, विकर्ण क्या चीज है? OQ है, तो विकर्ण OQ इज इक्वल टू वेक्टर R इज इक्वल टू R। ये हो गया हमारे पास, तीन वैल्यू मालूम है। अब हमको परिणामी सदिश के लिए गणितीय सूत्र निकालना है, तो सबसे पहले देखिए दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला जो समकोण त्रिभुज दिखाई देगा QTO, सबसे बड़ा वाला, फिर छोटा वाला बेटा QTP। तो याद रखना हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले आप सबसे बड़े समकोण त्रिभुज को लेके चलिएगा। समकोण
त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, QTO में कौन सा प्रमेय लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण क्या है बेटा, सबसे बड़ी भुजा OQ, OQ का स्क्वायर, ठीक है, लंब क्या है हमारे पास में QT, QT का स्क्वायर, धन आधार क्या चीज है OT, OT का स्क्वायर। डायग्राम में आप एक बार फिर देख लीजिए, कौन सा समकोण त्रिभुज, QTO, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण OQ है तो OQ का स्क्वायर, लंब क्या है यहाँ QT है तो QT का स्क्वायर, और आधार क्या है बेटा OT है तो OT का स्क्वायर। अब इसी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QT का स्क्वायर प्लस OT, OT को देखो हम चेंज करेंगे बेटा, OT को क्या लिखेंगे हम, OP प्लस PT, OP प्लस क्या लिख लेंगे बेटा PT, OP प्लस PT लिख लेंगे तो OP प्लस PT का होल स्क्वायर। अब ये OQ का स्क्वायर, ये हो गया बेटा QT का स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर से OP का स्क्वायर, A स्क्वायर हो गया, PT का स्क्वायर B स्क्वायर हो गया, प्लस 2AB तो 2OP इंटू PT, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 बनता है। फिर से एक बार ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैंने बताया है कि जैसे ही आप QT लंब डालेंगे बेटा किस पर, PT पर लंब डालेंगे, आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई देगा, बड़ा समकोण त्रिभुज। कौन सा बड़ा समकोण त्रिभुज दिखाई दिया, QTO। कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। मैंने तीन भुजाओं को लिख दिया है, OP इज इक्वल टू वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर A है, A हो गया, OS इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर B, B हो गया, और OQ इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर R, R हो गया, ठीक है। ये अब समकोण त्रिभुज QTO में, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है QTO में, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, कर्ण का वर्ग, कर्ण सबसे बड़ी भुजा OQ, OQ का स्क्वायर, लंब का वर्ग, लंब क्या है बेटा हमारे पास में QT है, QT का स्क्वायर, धन आधार, आधार क्या चीज है OT है, OT का स्क्वायर। OT जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है बेटा, ये OP प्लस PT, तो मैंने इसको OP प्लस PT का होल स्क्वायर कर लिया, ये होल स्क्वायर खोल लिया। हमारे पास A प्लस B का होल स्क्वायर फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, फार्मूले से खोल लिया। अब ये समीकरण मैंने एक नाम दिया है इसको, देखो समीकरण एक में आपको कुछ वैल्यू मालूम है, कुछ वैल्यू मालूम नहीं है, तो क्या क्या वैल्यूज आपको मालूम है बेटा, OQ मालूम है, R, QT, ये QT नहीं मालूम हमको, OP भी मालूम है बेटा वेक्टर A है, PT, ये PT भी नहीं मालूम है, ये जो हमने बनाया था जिनका निर्माण किया था बाद में वो है, और OP PT। मतलब हमारे पास में यहां दो वैल्यूज हमको मालूम नहीं है। कौन कौन सी दो वैल्यूज हमको मालूम नहीं है, एक बार फिर से देखेंगे आप, कौन कौन सी, एक वैल्यू है बेटा QT और दूसरी वैल्यू है PT। समीकरण एक में इन दोनों का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो हम ये दोनों वैल्यूज हम निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो निकालने के लिए देखिए एक बार फिर से, हमारे पास में एक और समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। कौन सा समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, QTP। तो हम अब आ जाएंगे बेटा समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, QTP में, समकोण त्रिभुज QTP में, ठीक है। हमारे पास एक और समकोण त्रिभुज है, वो समकोण त्रिभुज लेकर चलेंगे समकोण त्रिभुज QTP में। यहां आप देखो दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले आप वैल्यू फाइंड करना बेटा साइन थीटा। कौन सी वैल्यू फाइंड करना, आप साइन थीटा फाइंड करेंगे। तो जब साइन थीटा फाइंड करेंगे तो साइन थीटा यहां हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब है बेटा QT और कर्ण है PQ। कर्ण क्या है बेटा PQ। तो यहां से QT इज इक्वल टू PQ साइन थीटा आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, PQ साइन थीटा। और देखो ये PQ वेक्टर B के बराबर है बेटा, ये PQ है, क्या है PQ है। वैसे ही वेक्टर A को मैं SQ लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये PQ के बराबर है। तो QT इज इक्वल टू हमको मिल जाता है, QT इज इक्वल टू मिल जाता है बेटा PQ वेक्टर B या B के बराबर है, ये हमको मिल गया बेटा B साइन थीटा, ठीक है। और एक काम और करना ही है, साइन थीटा जैसे निकाले वैसे ही एक बार कॉस थीटा निकाल लेना। तो चलिए बेटा, जैसे हमने यहां समकोण त्रिभुज QTP में साइन थीटा की वैल्यू निकाली है, वैसे ही हम कॉस थीटा और निकाल लेते हैं यहां।
ठीक है। क्यों कॉस थीटा निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको पीटी चाहिए। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, हमको पीटी की वैल्यू मिल जाएगी बेटा। तो यहां हम वैल्यू निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होगा बेटा आधार, आधार क्या चीज है हमारे पास में? पीटी है। और कर्ण, कर्ण क्या है बेटा हमारे पास में? पी क्यू है। तो पीटी अपॉन पी क्यू, यहां से हम पीटी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पीटी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा पी क्यू कॉस थीटा। पी क्यू क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। और ये पी टी इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू क्या है बेटा? बी है, तो बी कॉस थीटा। पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया? बी कॉस थीटा। ये वैल्यू भी हमको मिल गई। अब ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो समीकरण 1 में जिनकी हमको जरूरत थी क्यूटी और पीटी की, ये दोनों की दोनों वैल्यू हमको मिल गई बेटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे समीकरण 1 में। वापस आ जाते हैं बेटा कहां? समीकरण 1 में। क्या आ जाएगा समीकरण 1 में? ओ क्यू का होल स्क्वायर, ओ क्यू का होल स्क्वायर, क्यूटी की जगह, सॉरी। चलिए एक काम करते हैं, हम सारी वैल्यूज पुट करते चलते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में देखिए ओ क्यू, ओ क्यू क्या है बेटा? आर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा आर का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? आर का होल स्क्वायर। क्यूटी, क्यूटी क्या चीज है बेटा हमारे पास में? बी साइन थीटा है। तो ये बी साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ओपी ए है तो ए का होल स्क्वायर। पीटी बी कॉस थीटा, तो ये पूरा बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 ओपी, 2 ओपी मतलब 2 ओपी, ओपी मतलब ए है, इंटू पीटी, पीटी क्या चीज है बेटा? बी कॉस थीटा है। एक बार देख लीजिए आप सभी फिर से। ओ क्यू क्या था बेटा? आर था, आर का स्क्वायर हो गया। क्यूटी, क्यूटी की वैल्यू बी साइन थीटा निकाले थे, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ओपी, ओपी क्या है? ए है, ए का स्क्वायर हो गया, ये ओपी की जगह। पीटी की जगह बी कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर आ गया। और फिर था 2 ओपी पीटी, तो ओपी ए है और पीटी क्या है बेटा? बी है, तो 2ab कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे यहां आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ए को मैं पहले लिख लेता हूं बेटा ए स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म से बी स्क्वायर कॉमन निकल आएगा। क्या कॉमन निकल आएगा? बी स्क्वायर। बचेगा क्या हमारे पास में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या हो गया बेटा? 2ab कॉस थीटा। तो देखिए यहां ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया बेटा, प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गया किसके लिए? आर स्क्वायर के लिए। किसके लिए वैल्यू आ गया बेटा? आर स्क्वायर के लिए। और यहां से हमारे पास आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फार्मूला बन जाएगा बेटा। ये हमारे पास किसके लिए? आर के लिए फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, आर मतलब परिणामी के लिए हमारे पास में ये फार्मूला बन गया। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा। एक बार फिर से देख लीजिए आप सभी लोग, एक समांतर चतुर्भुज बनाए। समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं ओपी और ओएस, वेक्टर ए वेक्टर बी को डिनोट कर रही है। दोनों के मध्य बनने वाला कोण कितना बेटा? थीटा है। ओके, अब समांतर चतुर्भुज की 2 और भुजाएं हैं पी क्यू और क्यू एस। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। तो ओपी वेक्टर ए लिए तो एस क्यू भी क्या हो गया? वेक्टर ए हो गया। ओके, ये दोनों भुजाएं भी आपस में कैसी हो गई बेटा? इक्वल हो गई। अब उसके बाद हम क्या काम करते हैं? जो ओपी भुजा है उसको आगे बढ़ाते हैं कहां तक? टी तक, और क्यू से लंब डालते हैं तो क्यूटी लंब हो गया बेटा पी टी। क्यूटी लंब हो गया किस पर? पीटी पर। ये और ये जो कोण बना था यहां थीटा ए और बी के बीच में, और ये कोण थीटा आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये लंब डालने से हमको 2 समकोण त्रिभुज दिखाई देते हैं। बारी बारी से हमको उपयोग करना है। सबसे पहला समकोण त्रिभुज जो बड़ा समकोण त्रिभुज है QTO, तो समकोण त्रिभुज QTO में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए बेटा। कर्ण क्या है हमारे पास? OQ है, तो OQ का वर्ग बराबर QT का वर्ग धन OT का वर्ग। तो QT ये लंब QT और आधार OT। OT दिखाई दे रहा है 2 पार्ट में बटा हुआ है, OP धन PT, तो OP धन PT किए बेटा। ठीक है, अब OP धन PT को a प्लस बी का होल स्क्वायर से हमने
प्रसार कर दिया उसको, तो OQ का स्क्वायर, QT का स्क्वायर, OP का स्क्वायर धन PT का स्क्वायर, ये OP का स्क्वायर A स्क्वायर, ये PT का स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB 2OP PT। अब इसको समीकरण 1 नाम देते हैं तो हमको दो वैल्यू दिखाई देती है जो हमको मालूम नहीं है, एक QT और एक PT। तो इन दोनों वैल्यू को निकालने के लिए हम दूसरा समकोण त्रिभुज यूज करते हैं बेटा QTP। ठीक है, तो देखो समकोण त्रिभुज QTP में एक बार आप साइन थीटा फाइंड करेंगे तो लंब बटा कर्ण QT बटा कर्ण PQ मिल गया। अब PQ हमको मालूम था B है तो QT इजिकल टू B साइन थीटा हो गया। वैसे ही हमको PT चाहिए तो हमने cos थीटा निकाला PT अपॉन PQ, तो PT इजिकल टू PQ cos थीटा, PT इजिकल टू B cos थीटा। ये दोनों अननोन वैल्यू मिल गई QT और PT, वापस रख दिए बेटा फार्मूले में B साइन थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B साइन थीटा प्लस 2AB cos थीटा। और इस तरह से इसको सॉल्व करने से हमको R स्क्वायर इजिकल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा मिलता है, या R इजिकल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा मिलता है। तो ये परिणाम हो गया। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहां पूछता है बेटा, क्या वो महत्वपूर्ण चीज है, आपको निकालने बोलेगा परिणामी की दिशा, परिणामी की दिशा। ठीक है, क्या निकालने बोलेगा, परिणामी की दिशा। तो परिणामी की दिशा के लिए ठीक है, यदि सदिश ए या वेक्टर ए किसके साथ, परिणामी वेक्टर R के साथ कौन सा कोण, अल्फा कोण बनाता हो तो हम यहां निकालेंगे बेटा tan अल्फा। क्या निकालेंगे बेटा, यहां हम tan अल्फा निकालेंगे। देखिए अल्फा कोण कहां बनेगा, यहां बेटा, ये क्या है वेक्टर R है, ये क्या है वेक्टर A है, दोनों के मध्य बनेगा कोण अल्फा। ठीक है, यदि सदिश वेक्टर A परिणामी R के साथ बोलता है अल्फा कोण बनाता हो तो tan अल्फा इजिकल टू समकोण त्रिभुज बनाता हो तो कहां निकालना है हमको, समकोण त्रिभुज, जो बड़ा समकोण त्रिभुज है QTO में tan अल्फा, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है बेटा QT है, कर्ण क्या है ये, सॉरी लंब बटा आधार QT, आधार क्या है बेटा OT है, आधार क्या है बेटा हमारे पास में OT है। तो हम QT बटा OT, OT को मैंने बताया दो पार्ट में डिवाइड करना आप, OP प्लस PT, OP प्लस क्या कर लेंगे बेटा PT। अब दोनों की वैल्यू आप रख दीजिए, दोनों की वैल्यू आप रख दीजिए, वही क्या होगा बेटा tan अल्फा होगा। चलिए कैसे दोनों की वैल्यू रखते हैं, हमको चाहिए यहाँ tan अल्फा, क्या चाहिए बेटा हमको tan अल्फा। सबसे पहले QT क्या है बेटा हमारे पास में B साइन थीटा है, क्या है B साइन थीटा है, OP A है प्लस PT B cos थीटा है। तो इस तरीके से यहां हमको दिशा के लिए क्या मिल जाता है बेटा tan अल्फा। जब भी आपको दिशा निकालनी पड़ेगी तो आप अल्फा फाइंड करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास tan इनवर्स B साइन थीटा A प्लस B cos थीटा, ये फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला हमको मिल जाएगा। फिर से देखेंगे परिणामी की दिशा के लिए क्या बोलता है बेटा, यदि सदिश वेक्टर A है, सदिश क्या चीज है बोलता है बेटा वेक्टर A है। ठीक है, सदिश वेक्टर A परिणामी R के साथ अल्फा कोण बनाता है तो समकोण त्रिभुज QTO में, जो सब बड़ा समकोण त्रिभुज है हमारे पास में, tan अल्फा निकालेंगे QT अपॉन OT, लंब बटा आधार, OT दो पार्ट में डिवाइड हो गया, OP प्लस PT, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, हमने QT B साइन थीटा रख दिया, OP है A और PT है B cos थीटा। तो इस तरह से हमारे पास tan अल्फा निकल आया। तो ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस क्वेश्चन से बनते हैं, और आपको आगे फिजिक्स पढ़ना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये प्रश्न। मैथ्स में भी क्लास 11 क्लास 12 में ये फार्मूला आपका यूज होता है, दोनों फार्मूले, परिणामी का और परिणामी की दिशा का। तो अच्छे से कीजिएगा, याद रखिएगा क्या फार्मूले होते हैं। अब हम इसी पर कुछ विशेष स्थितियां देखेंगे। ठीक है, अब स्पेशल केसेस के बारे में हम देखते हैं बेटा, कुछ विशेष स्थितियों के बारे में हम यहीं पर देखेंगे, क्या विशेष स्थितियां होती है, स्पेशल केसेस होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट नंबर हमको देखने बेटा कुछ स्पेशल केसेस। ठीक है, तो स्पेशल केसेस सबसे फर्स्ट नंबर
यदि बोलता है दोनों सदिश की क्या हो बोलता है बेटा, दिशा समान हो, या आप बोल सकते हैं कि दोनों सदिश कैसे हो, समांतर हो। दोनों सदिश कैसे हो, समांतर हो, ये भी बोल सकते हैं बेटा आप। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे। सबसे पहला कंडीशन बोलता है यदि दोनों सदिश की दिशा समान हो, या दोनों सदिश कैसे हो बोलता है, समांतर हो। तो जो थीटा की वैल्यू आती है बेटा, जब दिशा समान होती है दोनों सदिशों की, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, 0 डिग्री। कैसे आ जाती है, 0 डिग्री। ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ देखो डायग्राम रहेगा, या तो दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे बेटा, समांतर रहेंगे दोनों सदिश। कौन कौन से दो सदिश लिए हमने, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। ठीक है, या फिर दोनों के दोनों सदिश एक ही रेखा पर रहेंगे, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कुछ केस आता है तो थीटा का मान हम कितना रखते हैं बेटा, 0 डिग्री रखते हैं। थीटा का मान कितना रखते हैं, 0 डिग्री। तो देखो सबसे पहली बात किसकी करते हैं हम, परिणामी की। किसकी बात करते हैं बेटा, परिणामी की। परिणामी r इजिकल टू अंडर रूट हो जाता है हमारे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा की जगह में क्या आ जाएगा बेटा, 0। तो r इजिकल टू ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थीटा की जगह 0 रख दिए तो cos 0 कितना होता है बेटा, +1 होता है। cos 0 कितना होता है हमारे पास में, +1 होता है। तो ये r इजिकल टू हमारे पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जो r का मान है वो आ गया बेटा a प्लस बी। मतलब जो परिणामी होता है दोनों सदिशों के योग की क्या होता है बेटा, बराबर, दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है, और इसका मान इस स्थिति में होता है अधिकतम, मैक्सिमम। क्या होता है, मैक्सिमम। किसका मान, परिणामी का मान। ओके, फिर से एक बार देखिएगा, मैंने बताया यदि दोनों सदिश की दिशा कैसी हो बोलता है, समान हो, या दोनों सदिश कैसे हो, समांतर हो। तो थीटा दोनों कंडीशन में, देखिए ये मैं डायग्राम से बता दिया, दोनों सदिश अगर मान के चलो समान है या दोनों सदिश समांतर हैं, तो दोनों के दोनों जो कंडीशंस हैं बेटा, उन दोनों कंडीशंस में थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री होगी, 0 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री होगी, 0 डिग्री होगी। तो ये अगर हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं 0 डिग्री वाला, तो क्या हो जाएगा, परिणामी r a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की जगह cos 0 की वैल्यू +1 होती है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट हट गया बेटा, r इजिकल टू a प्लस बी। ये स्थिति में मान कैसा होता है बोलता है, मैक्सिमम होता है या अधिकतम होता है। ठीक है, और वैसे ही हम दिशा भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं बेटा, दिशा। दिशा में क्या आ जाएगा, हमने फार्मूला देखा है दिशा के लिए। अब फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है बेटा, दिशा के लिए फार्मूला है हमारे पास b साइन थीटा a प्लस बी कॉस थीटा, ये हमारे पास फार्मूला है। जबकि थीटा का मान क्या हो बोलता है, 0 डिग्री हो बोलता है। थीटा का मान कितना रखे बेटा, 0 डिग्री। अब tan अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा, b साइन 0 a प्लस बी cos 0, a प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा, cos 0। तो tan अल्फा इजिकल टू b साइन 0, b साइन 0 जो होता है वो 0 ही होता है, तो 0 हो गया बेटा a प्लस बी इंटू 1। मगर ये जो वैल्यू है बेटा, इस स्थिति में जो वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू कैसी हो गई, 0 हो गई बेटा। तो tan अल्फा इजिकल टू क्या आ रहा है हमारे पास में, 0 आ रहा है। tan अल्फा इजिकल टू क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। ठीक है, तो tan अल्फा इजिकल टू 0 ये कब होता है, जब tan 0 होता है। तो अल्फा इजिकल टू कितना आ गया बेटा, 0 हो गया। तो मतलब क्या हुआ, ठीक है, अर्थात परिणामी सदिश भी दोनों सदिशों को, परिणामी सदिश भी क्या लिखेंगे बेटा, अतः परिणामी सदिश दोनों
सदिशों के समांतर होगी। कैसी होगी? दोनों सदिशों के क्या हो जाएंगे बेटा? समांतर होगी। हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको कंडीशंस आपको याद रखनी है, ठीक है। यहां फिर से आप एक बार देख सकते हैं बेटा कैसे हमने बनाया, ठीक है। अब ये तो स्पेशल केस नंबर 1 हो गया। अब हम आगे बात करते हैं स्पेशल केस 2 की, ठीक है। अब स्पेशल नंबर केस नंबर 2 में यदि बोलता है यदि दोनों सदिश क्या हो? एक दूसरे के विपरीत और हो बोलता है बेटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 180 डिग्री। फिर से डायग्राम से समझ जाएंगे। ये ऐसे, ये एक सदिश हो जाएगा वेक्टर ए, ये दूसरा सदिश हो जाएगा वेक्टर बी, तो दोनों के मध्य बनने वाला कोण थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। दो सदिश है तो दोनों के मध्य बनने वाला कोण थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री हो जाएगा। तो परिणामी आर के लिए बात करते हैं हम। आर की वैल्यू कैसी हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह 180 आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 होता है बेटा -1। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 2ab और आर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। आर में a माइनस बी का होल स्क्वायर, आर इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी। मतलब माइनस हो रहा है, मतलब वैल्यू कैसी हो जाएगी बेटा? मिनिमम। दो सदिशों का जो परिमाण है उसका जो परिणामी है वो हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। तो देखिए स्पेशल केस नंबर 2 क्या बोला फिर से? यदि दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू 180 आएगी, cos 180 होता है -1, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया बेटा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी हो गया, वैल्यू आ गई मिनिमम। वैसे ही हम दिशा के लिए भी देख सकते हैं, ये परिणामी के लिए देख लिए। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी? दिशा की। तो दिशा के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं, बी साइन, ठीक है, बी साइन थीटा होता है, ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। तो क्या आ जाएगा? tan अल्फा बी साइन 180 अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 क्या हो जाएगा बेटा? ए प्लस बी कॉस 180। तो साइन 180 की वैल्यू होती है फिर से बेटा 0, ए प्लस बी कॉस 180 ये हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा बेटा? -1। फिर भी यहां वैल्यू कैसी आ गई बेटा? 0, मतलब अल्फा की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0, ठीक है। ये ठीक है, मतलब कैसी होगी? फिर से समांतर होगी। कैसी हो जाएगी बेटा? फिर से समांतर होगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो स्पेशल केस हो गए। यहां हमें देखते हैं बेटा स्पेशल केस नंबर 3, ठीक है। यदि वेक्टर ए और बोलता है वेक्टर बी कैसे हो? परस्पर लंबवत हो। तो अगर परस्पर लंबवत होंगे तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। और आर की वैल्यू बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। 2ab क्या आ जाएगा? cos 90। cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 ये हो जाएगा बेटा 0। r इज इक्वल टू आ जाएगा वैल्यू हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये परिणामी हो जाएगा। और वैसे ही अगर हम दिशा की बात करें, दिशा की बात करते हैं,
तो दिशा के लिए देखो फिर से मैं फार्मूला लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट फार्मूले में मान रख रहा हूं बेटा। ये हो जाएगा b sin 90 प्लस a प्लस b cos 90, लंबवत है थीटा का मान 90, tan अल्फा b sin 90 होता है बेटा 1, और ये हो जाएगा a प्लस b cos 90 होता है 0। तो हमारे पास में tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा फाइनली b अपॉन a। क्या आ जाएगा बेटा? tan अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन a आ जाएगा। और अगर हमको दिशा a फाइंड करनी रहेगी तो लंबवत होने की स्थिति में tan इनवर्स अपॉन b अपॉन a, ये हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है स्पेशल केस नंबर 3। यदि वेक्टर a और b परस्पर लंबवत हो तो थीटा का मान 90, cos 90 रखे, cos 90 0 हो गया और टर्म 0 हो गया बेटा। r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। tan अल्फा में रखें तो b sin 90 a प्लस b cos 90, tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया बेटा b इंटू 1 a प्लस b इंटू 0 और tan अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन a। b अपॉन क्या आ गया? a, अल्फा इज इक्वल टू आ गया बेटा tan इनवर्स b अपॉन a। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब स्पेशल केस नंबर 4, स्पेशल केस नंबर 4। अब स्पेशल केस नंबर 4 बोलता है कि यदि दोनों सदिश का परिमाण, ठीक है, बराबर हो, परिमाण कैसा हो बोलता है बेटा? बराबर हो तो क्या हो जाएगा? जैसे वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b, दोनों आपस में क्या हो बोलता है बेटा? इक्वल हो, दोनों आपस में इक्वल हो। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट, हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा? r इज इक्वल टू अंडर रूट, ये a की जगह तो a ही रखेंगे और b की जगह भी क्या रख सकते हैं? a रख सकते हैं बेटा। तो a का स्क्वायर हो जाएगा 2a इंटू a cos थीटा आ जाएगा। 2a इंटू a क्या आ जाएगा बेटा? cos थीटा आ जाएगा। और ये जो r है, ठीक है, r है वो वैल्यू हो जाएगा 2a स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा? 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a का स्क्वायर 1 प्लस क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा। और r इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 2a स्क्वायर। देखो ट्रिग्नोमेट्री, मैंने बताया था सारी चीजों का यूज कहीं ना कहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक फार्मूला है बेटा, वहां से हम cos थीटा के लिए फार्मूला पुट करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। मैं यहाँ फार्मूला बता देता हूँ कौन सा फार्मूला यूज कर रहा हूँ। cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ अगर हम cos थीटा निकालें तो ये फार्मूला बन जाता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ओके, ये तो ये +1 और -1 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसल हो जाएगा। r इज इक्वल टू फाइनली बच जाएगा 2 दूनी 4 a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2a cos थीटा बाई 2। ये फार्मूला बन जाता है बेटा। ये क्या हो जाता है? हमारे पास में फार्मूला हो जाता है कौन सी कंडीशन में? जब दोनों सदिश आपस में कैसे होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। वैसे ही आप अगर चाहें तो दिशा के लिए भी निकाल सकते हैं बेटा। किसके लिए निकाल सकते हैं? दिशा के लिए भी देख सकते हैं। तो दिशा के लिए देखेंगे तो क्या आ जाएगा? r की दिशा के लिए ये आ जाएगा tan अल्फा बराबर, फार्मूला होता है b sin थीटा a प्लस b cos थीटा, ठीक है, a प्लस बी cos थीटा। क्या काम करना है? b और a को आपस में बराबर कर देंगे बेटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू b के जगह में a sin थीटा और ये हो जाएगा बेटा a प्लस a cos थीटा। a प्लस a क्या हो जाएगा बेटा? cos थीटा। ठीक है, अब देखो ये a है, क्या है? sin थीटा है। एक कॉमन निकाल लेंगे बेटा, क्या बच जाएगा? 1 प्लस cos थीटा बच जाएगा। a और a कैंसिल कर देना। ठीक है, अब यहां हमारे पास में tan अल्फा इज इक्वल टू बच रहा है sin थीटा 1 प्लस
कॉस थीटा। साइन थीटा क्या बच रहा है बेटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हम हल करेंगे, देखिए कैसे हल करते हैं, फिर से एक बार देखेंगे। हम साइन थीटा को फिर से लिखेंगे बेटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये वही फार्मूला है बेटा 2a कोण वाला, ठीक है। ये हाफ एंगल के लिए, किसके लिए फार्मूला है, हाफ एंगल के लिए। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये 1 कॉस थीटा को मैं फिर से लिख लेता हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल फार्मूले से -1। ये 1 और 1 क्या हो गया बेटा, कैंसल। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, नीचे आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। एक कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बच गया 10 थीटा बाई 2 और अल्फा इज इक्वल टू आ जाता है बेटा हाफ एंगल थीटा बाई 2। ये अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाता है थीटा बाई 2। ओके, इस तरीके से आप ये 4 स्पेशल केसेस भी समांतर चतुर्भुज के नियम के साथ देख सकते हैं। अब बोलेंगे सर बहुत बड़ा हो गया, बहुत लंबा चौड़ा हो गया। अगर आपको एग्जाम में पूछता है विशेष स्थितियां तो लिखिए, मैंने आपके जानकारी के लिए विशेष स्थितियां बताएं कि विशेष जो कंडीशन है, स्पेशल जो केसेस है, उसमें किस तरह से क्या होता है परिणामी और उसकी दिशा क्या होती जाती है बेटा, परिवर्तित होती जाती है। अगर आपको एग्जाम में आता है कि ये सदिश योग का समांतर चतुर्भुज के लिए परिणामी ज्ञात कीजिए और उसकी दिशा, तो केवल परिणामी और दिशा ज्ञात करके आप रुक जाएंगे बेटा, आगे आपको स्पेशल केस करने की जरूरत नहीं है। स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेडिकल है या कोई भी इंजीनियरिंग की एग्जाम है, फार्मेसी का है, नर्सिंग का है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन स्पेशल केसेस के बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है। इसीलिए ये मैंने आपको चारों स्पेशल केस करके दिखाएं कि इस तरह से होता है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर आज का क्लास आपने पूरा देखा है बेटा, ये वीडियो पूरा देखा है, तो बहुत सारी चीजें होती है, मैं हर चीजें यहां आपको वीडियो में करके नहीं दिखा पाता हूं, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन मिलेंगे। अगर मैं हो सके तो शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, अगर नहीं होता है तो आप अपने बुक में देखेंगे और सारे क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल है वो बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जो बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए उनसे एक बार फिर से बोलूंगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए जैसा भी आपको वीडियो लगा होगा। और मैंने बोला है अगर ये सारे जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं उसके अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम जो चैनल है, मैं इस वीडियो पर आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें आइए, वहां मैं आपको सारे जो पीडीएफ फॉर्म में क्या है रिटन नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, वो नोट्स हैं जो मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में कराता हूं, तो वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ओके, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर में। ओके बेटा, बाय।